यहाँ पे हमेशा ऐसे ही होता है, सबके बच्चे बाहर नौकरी करने गए हुए हैं, सिर्फ वृद्ध लोग यहाँ पे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके माँ बाप यहाँ पे रह रहे हैं। ये जम्मू शहर और श्रीनगर शहर की हालत है, इस पे कोई चिंता नहीं की जा रही, इसको कोई देखा नहीं जा रहा कि जो एक साइलेंट माइग्रेशन है जम्मू कश्मीर के शहरों के अंदर, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको वापस कैसे लाया जाए, इस पे इस बजट पे कोई चर्चा नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी, आपने देखा होगा कि जो हमारे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब फ्लड आया 24 अगस्त को, जब फ्लड आता है अध्यक्ष महोदय जी, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब 24 अगस्त को फ्लड आता है, फ्लड के टाइम अगर सुबह 5:30 बजे सरकार के नोटिस में और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में अगर किसी ने लाया तो मैंने लाया, लेकिन 24 अगस्त 25 अगस्त के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी मिनिस्टर ने, किसी ने विजिट नहीं किया और वहां पे कोई ध्यान नहीं। वहां पे 2500 लेके 3000 से ऐसे लोग थे जिनके घरों में पानी गया, और लेकिन उसकी किसी ने चिंता की बात नहीं की। और आज 8 महीने हो गए हैं, दोबारा वैसी वारदात वहां पे ना हो, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा। एक ये अगर साक्षी के अंदर हमारे पास यहाँ पे पैसा आया है, उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, वहाँ के लोग, पूरा अर्बन एरिया है वहाँ पे, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने कितनी बार इनसे चर्चा की कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक टूर तो लगा लो, हम जिसको अर्बन सिटी कहते हैं, बिल्कुल जो 100% अर्बन एरिया है, अगर उसके हालात ये है तो स्मार्ट सिटी के अंदर मैंने इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया और इन्होंने कहा हमें विरासत में मिली, जो कोई गलत चीज है वो इनको विरासत में मिली। मैं इनसे पूछता हूं कि आने वाले टाइम में आप विरासत में लोगों को क्या देके जाओगे? जो लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जो उम्मीदों से आप पे इंतजार कर रहे हैं, आप विरासत में उनको क्या देके जाओगे? उसकी कोई चिंता नहीं करते ये लोग। जो शहर के अंदर जो बेसिक कम्युनिटीज, बिजली पानी को लेके हम करते हैं बात, वो लोगों को एक कॉमन बात होगी हुई है। और पानी की बात करें, जब आपने देखा होगा कि 24 अगस्त को फ्लड आया और जम्मू के अंदर त्राही त्राही हुई पानी की, इन्होंने जो राइजिंग वॉल थी वो रिस्टोर की टेम्परेरी, लेकिन उसका परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर दोबारा ऐसे हालात होते हैं तो जम्मू कश्मीर में पानी की दिक्कत ना हो, उस पर क्या काम किया गया है? मेरे को लगता है कि अभी तक सरकार ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म को लेके बात करें, टूरिज्म को जब 22 अप्रैल को वहाँ पे घटना होती है पहलगाम के अंदर, उसके बाद टूरिस्ट फॉल, एकदम जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट फॉल आता है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी 4 प्रदेशों में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, दिल्ली के अंदर जाते हैं, और फिल्म फेयर फेस्टिवल का भी ये करते हैं कि हर साल जम्मू कश्मीर में फिल्म फेयर फेस्टिवल हो। लेकिन उस कहीं भी किसी भी मीटिंग में जम्मू को, टूरिज्म को कैसे रिवाइव किया जाए उसकी बात नहीं की जाती, सिर्फ श्रीनगर सेंट्रिक होकर बात की जाती है। इससे मैं अपना मुख्यमंत्री जी का ध्यान लाना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आता है, उसमें से 50% जो कंट्रीब्यूशन होती है वो माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स आते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है। उस पर कोई चिंता नहीं की गई कि हम ऐसा सर्किट बनाएं कि जो टूरिस्ट यात्रु यहाँ पे आता है वो जम्मू कश्मीर में कैसे आगे पीछे 2-3 दिन के लिए स्टे करे, और लोगों को बिजनेस इंडस्ट्री, जो होटल इंडस्ट्रीज है, जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है, वो कैसे हमारी ग्रो करे। हमारा कटरा, रियासी, बामला, शिवखोड़ी सर्किट था, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कटरा, उधमपुर, पत्नीटाप, क्रिमची, पंचैरी, सुधमादेव, गौरीकुंड, मानतलाई टाप सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मानसर, सुरुईसराय प्रमंडल, उत्तरवैनी सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बसोली, बिलावर, सुकराला माता सर्किट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। बदरवा, किश्तवाड़ सर्किट, सेजदार, यहाँ पे गंडोले की बात हुई थी, उसकी कोई बात नहीं की गई। और जोरी, पुंछ, मुगल रोड सर्किट की कोई बात नहीं की गई। इसी तरह इंडस्ट्रीज की जब बात करें, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, क्योंकि जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी वो जो जितनी भी जगह थी वो सारी यूज हो चुकी है। हम नई इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर सकते हैं, और नई जो बेनिफिट है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को जो बेनिफिट हैं, और हमारी जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उसको रिवाइजल के लिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं की गई। हमारा एक गांधीनगर के अंदर एक प्लाट्स हैं, जो लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं, हाउसिंग कॉलोनी में 1955 के लोग सेटल्ड हैं वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनीज है, उसमें 10 से लेके 35 मरले तक जो जगह थी लोगों के पास प्लाट थे। उन प्लाटों 2 मिनट उन प्लाटों को लेके आज तक प्रॉब्लम है वहाँ पे। आज की डेट में वो 1955 की जो परिवार थे, आज वो 10-10 परिवार बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार डिवीजन ऑफ प्लाट करनी हो, ना उनको एनओसी मिलती है, ना उनका नक्शा पास होता है। आपके माध्यम से अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ कि
कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, समान और समानता की है। और आपके यहाँ पे माध्यम से पुरजोर मांग करता हूँ कि जम्मू में एक स्वतंत्र विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के महान न्यायविद और देश के गौरवशाली संतान न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन के नाम से रखा जाए। ये केवल एक संस्थान नहीं होगा, यह जम्मू की संवैधानिक चेतना और बौद्धिक परंपरा का समान होगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जम्मू भी बराबरी चाहता है, जम्मू भी अधिकार चाहता है और जम्मू शुक्रिया। तशरीफ रखिए, दिलीप परिहार से आप भी बोलिए। आपका दिलीप परिहार। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं कोई नहीं, कोई मुझ पर छोड़िए, मुझ पर मेरा जो जला दिया, मुझ पर छोड़िए। आदरणीय स्पीकर सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे 7 मिनट पर में अपने सुनो 7 मिनट में तकरीर कंक्लूड करो। 7 मिनट में सर सबको बोलो, बहस मत करो, तकरीर करो बस। आदरणीय स्पीकर सर, मैं इस आह्वान में खड़ा होकर इंतहाई अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जम्मू व कश्मीर का ये बजट मुकम्मल तौर पर नाकाम, मायूस कुन और अवामी मफाद के सरासर खिलाफ है। इस बजट में ना कोई नया विजन नजर आता है और ना अवाम के दर्द का कोई एहसास। जी सर ये देखो, सुनो ना मेरी बात। ये फर्स्ट टाइमर। ऑनरेबल स्पीकर सर, थोड़ा मार्जिन दे दो। फर्स्ट टाइमर बोलो जल्दी। सारे बोलते हैं, आप बोलो। कोई नहीं। मेरी तरफ। ऑनरेबल स्पीकर सर, दूर दराज और पसमानदा इलाकों के अवाम आज भी बुनियाद सेहत की सहूलियत के लिए तरस रहे हैं, मगर इस बजट में एक भी नया हेल्थ सब सेंटर के कायम का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, छोड़ो, तशरीफ रखिए। तशवीशनाक है कि 90% बजट सिर्फ मरकज़ सरकार स्कीमों पर मुश्तमिल है। मखसूस मसाइल के कोई आगादाना मनसूबाबंदी ही मौजूद नहीं है। तो ये बजट नहीं बल्कि सिर्फ मरकजी स्कीमों की एक फहरिस्त है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आवाम की उम्मीद थी कि इस बजट में सियासत के शोबे के लिए बड़े पैकेज होंगे, बिजली के शोबे में बेहतरी आएगी और तालीम निज़ाम को मजबूत किया जाएगा, मगर बदकिस्मती से इन तमाम शोबों में हुकूमत बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। न सियाहत को कोई नई सिमत दी गई है, ना पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ मिला है और ना ही तालीम के शोबे में कोई इनकलाबी कदम उठाया है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि हालिया सैलाब से किसानों को शदीद जरी नुकसान पहुंचा है। खेत तबाह हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, मगर इस बजट में केसीसी कर्जों की माफी के लिए एक लफ्ज तक शामिल नहीं है। क्या किया गया है? क्या ये किसान इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या इनकी मेहनत और नुकसान की कोई कदर नहीं है? ऑनरेबल स्पीकर साहब, अगर सच कहा जाए तो ये बजट पिछले साल के बजट का एक हिस्सा मालूम होता है। ना कोई नया प्रोग्राम, ना कोई नई स्कीम और ना कोई आवाम के रिलीफ। ये बजट आवाम की उम्मीद देने के बजाय इन्हें मजीद मायूसी की तरफ धकेल रहा है। थैंक यू। हो गया। सर कुछ मेंबर कहते हैं कि 10 साल जी क्या मिला आपको। मैं 2001 में सरपंच था, एक मकान आता था और आज से हजारों मकान जो है वो ब्लॉक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं। 2014 से पहले सर, 2014 से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा। 2014 से पहले कोई गांव ऐसा नहीं था जहां गाड़ी जाती थी और आज कोई गांव ऐसा 90% गांव है जहां हमारी गाड़ी जाती है। जो ये 10% गांव रहे हैं, इनको भी 4th फेज में 23 स्कीमें मेरी आई हैं जो कि 363 करोड़ की है।
मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा बहुत सारी सेंटर की स्कीमें हैं सर, जैसे जन धन योजना है, स्वच्छ भारत है, किसान योजना, किसान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान निधि योजना है, उजाला योजना है, बहुत सारी योजना है। मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनने सर अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, इनको आप 20 सर हमें मौका मिलता है बड़ी मुश्किल से। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर चश्मे हैं, झरने हैं, टूरिस्ट स्पॉट इतने की कहने की कोई बात नहीं है सर, लेकिन कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहां अभी तक रोड नहीं पहुंची है। कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे जहां रोड नहीं पहुंची है, मैं गवर्नमेंट से जैसे गोहाटाप, सुई बघार, काठीधार, सिवधार, जंत्रोधार, महलवार, महाड़, गाशर दर्जा दिया जाए। भद्रवाह यूनिवर्सिटी कैंपस को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाया जाए और भद्रवाह यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वहां पे बीएड का कोर्स जो है वो बंद किया गया है, उसको दोबारा चालू किया जाए। बस हो गया सर 1 मिनट, आप हमारे 3 डिग्री कॉलेज हैं, भाला है, भेला है और वुमेन कॉलेज जो है भद्रवाह है, इनको बनाया जाए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जाए, 10+2 किया जाए, जिनमें भर्ती है, चौरी है, ढड़काई है, चक्सू है, पुनेजा है, शेरी है, छतरा है, मथला है, थनाला है। डेली वेजरों को पक्का किया जाए। जीआरएस, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, होम गार्ड और एसपीओ को पक्का किया जाए। तमाम गवर्नमेंट ड्राइवरों को लेवल 2 से बढ़ाकर लेवल 4 दिया जाए। कुक और नंबरदार और चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई जाए। मजदूरों को दिन बढ़ाई। सर 1 मिनट सर 1 मिनट सर, हो गया सिर्फ 2 मिनट दे रहे सर। कुछ लोग कहते हैं 370 घड़ी यही बात करते हैं सर। ये बताया उन्होंने, बताया 87 में मुझे याद है, मैं उस दिन एजेंट था, एक जुलू पोलिंग स्टेशन है, वहां का मैं एजेंट था। जब इलेक्शन हुआ तो हमें उठा के बाहर फेंक दिया, सबको, जितने भी एजेंट थे बाहर उनको फेंक दिया और वहां चोरियां की। वो अंदर जाके उन्होंने अपने मर्जी की मोहरें लगाई। जो पुलिस वाले थे वो भी उनका साथ देते थे। और सर तब से मिलिटेंसी बढ़ी। सर तब से मिलिटेंसी बढ़ी और ये किसकी देन है? मुझे पूरा याद है, एक इश्तिहार निकला था, उसमें लिखा था राजीव गांधी फारो का कार्ड, और उसमें लिखा था बस बैठे बैठे बस हो गया अब नहीं आप बैठो अब आपका नुकसान हो रहा है। चला आप बैठो आप बैठो ना आप बेचारा सीधा साधा। वो जो इश्तिहार निकला था सर जो इश्तिहार निकला था उसमें लिखा था कि ये वक्त का ऐलान है। उसमें इश्तिहार पे लिखा था ये वक्त का ऐलान है, ऐसे वो आंगुली खड़ी करके। और वक्त का ऐलान क्या हुआ? जो लोग जीते उनको इन्होंने हराया और जो हारे उनको इन्होंने जितवाया। और खराब हो गए सीधा साधा सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट यार, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उन दिनों आप किस पार्टी के एजेंट थे? एक मिनट पहले पूरी बात सुन लीजिए। और आप कैसे एजेंट थे कि आपने जब वहां चोरी हो रही थी आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, आपने उसके बारे में एहतजाज नहीं किया? ये बहुत गलत है। मेजर साहब बैठो ना आप बैठो, पठानिया साहब बैठो।
वो कैंडिडेट थे और हमारा कैंडिडेट ज्ञानचंद परिहार था और हमें उठा के बाहर फेंका था। ये हालात जो पैदा किए ये इन लोगों ने हालात पैदा किए हैं सर। ये कश्मीर में आग नहीं लगी, सारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आग लगी। 23 लाशें हमने इकट्ठी जलाई। आपको थोड़ा सा मैं गिन के सुनाऊंगा। सुना सर, हस्ती सरसल में 14 अगस्त को 18 लोग मारे, बरशाला में 15 लोग मारे, न्यूटा में 15 लोग मारे, कमराड़ी 1 मई को 9 लोग मारे, चांपनाड़ी में 28 लोग मारे। 2 महाराजे जो थे बराते जा रहे थे उनको मार दिया। आप बैठे सब जो गलती की कांग्रेस। बैठे आप बैठे। हाँ जावेद मिर्चा साहब, मिर्चा इनको बोलने दो। सर नहीं नो आप बैठे मेहरबानी करके, जिससे पूछोगे बोलिए आप बोलिए। नहीं मैं नहीं सुनूंगा। बोलिए जावेद साहब बोलिए। आप बोलते रहिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया स्पीकर साहब। डोंट डिस्टर्ब योर मेंबर। आप बैठिए। नहीं कोई टाइम नहीं। नो टाइम। आई विल नॉट लिसन टू यू। आपकी बातें रिकॉर्ड नहीं होंगी। आपकी बातें रिकॉर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल स्पीकर साहब, नहीं है नंबर आपका, यहाँ नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। बजट पे बोलने से पहले मैं अपनी तकरीर का आगाज इन चंद इशार से। न कर शिकवा मुकद्दर पर मुकद्दर आजमा के जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ा के जा। अब सर ये लास्ट के जो इशार हैं ये मेरी कंस्टिट्यूंसी के रिलेटेड हैं। ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, मवेशी समझ के हर एक हाँकता है। कहाँ से मैं लाऊं जो दिल मांगता है, हमारी ये हालत खुदा जानता है। जनाब वाला, मेस हाउस में 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात बने, मैं अपना तलख तजर्बा रखना चाहता हूं कि वो काला दिन 5 अगस्त 2019 जिसने हमारी आन बान शान सब हमसे छीन ली और उसके असरात जो जमीनी सतह पे देखने को मिले वो नहायत ही दिलदोज। मेरी कंस्टिट्यूंसी के कई बेगुनाह मासूम लोगों को जेल की जिन्नत बनाकर जेलों में डाला गया। जब उनके जो हकीम ये समझ के आते कि ये एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि मैं पहले भी कानून साज काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं, तो जब मजबूरन कंसर्न ऑफिसर को फोन करना पड़ता तो यकीन मानिए जब उसका रवैया देखते तो बड़ी तकलीफ होती। ऐसा लगता कि शायद सबसे बड़ा दहशतगर्द, सबसे बड़ा एंटी नेशनल इंसान मैं ही हूं। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हुआ, ये सिर्फ 5 अगस्त 2019 को जब हमसे हमारी स्टेट 300 हम अपनी कोई पुरानी ज़ियादती निकाल रहे हैं। ओपोजिशन पे बैठे हुए मेरे सीनियर मेंबरान जब ये कहते हैं कि 370 दफन हो गया, 35 से दफन हो गया, बहुत तकलीफ होती है। अगर 370 और 35 से सिर्फ अगर मुसलमानों के लिए था तो मैं कहता हूं कि इनकी खुशी में इजाफा होना चाहिए। अगर 370 और 35 से जम्मू और कश्मीर के हर शहरी के लिए था, उसमें हर शहरी की इज्जत, उसकी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़, उसकी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर इस चीज़ पे खुशी मनाने की कोई वजह नहीं बनती।
मेरी कंस्टिट्यूंसी एक बॉर्डर कंस्टिट्यूंसी है जो गुना-गुन मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी को अगर देखें तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, जब भी कभी वहां पे पोर्टर कंपनी यानी फौज में 6 महीने के लिए वहां के लोकल लोगों को एंगेज किया जाता है, तो उसमें मेरे स्कॉलर, पोस्ट ग्रेजुएट करना में मेरे पास कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेरे पास सबसे जो बड़ी फैक्ट्री है वहां की मेरी फौज 104 ब्रिगेड, जो मेरे उन गरीब बेकार मजदूरों को 6 महीने के लिए रोजगार देते हैं। मैं रिसेंटली का परसों का मैं आपको वाक़ा बताना चाहता हूं सर कि फौज का कितना कंट्रीब्यूशन है टू सेफ गार्ड द सिविलियन। परसों जो हमारे साधना, आप बहु भी जानते हैं, पिछले 40 साल से जिसकी हम डिमांड कर रहे थे कि हमें साधना टनल मिलना चाहिए, तो वहां कम से कम मेरे 170 आदमी जो बर्फ की वजह से मकीन होकर रह गए, रात को 2 बजे तक मेरी वहां की फौज खड़ी रही और उन सिविलियन को रेस्क्यू किया। मैं आज हाउस के माध्यम से उस फौज के कमांडर 104 ब्रिगेड का, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे उन लोगों को रेस्क्यू किया। जनाब वाला, वहां पे अगर हेल्थ सेक्टर को देखेंगे, मेरे पास मुझे लगता है कि मोहतरमा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। 1947 में मुझे लगता है वो मेरा CIC जिसको SDH का नाम दिया गया है, 30 बेडेड हॉस्पिटल जो है वो लगभग 1 लाख की आबादी को कैटर करता है। अल्लाह न करे इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मेरे पास डॉक्टरों की इतनी यानी कि कमी है कि मैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। मैंने बारंबार इसकी रिक्वेस्ट की कि करना जो SDH नाम का टेंडर है हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया जाए, 30 बेड से 100 बेड का कम से कम उसका स्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि वहां के लोगों की, आप बहु भी जानते हैं सर, वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है वहां की, पहाड़ियों के ऊपर लोग रहते हैं सर। अब जब उनको हॉस्पिटल में आना पड़ता है सर, कि ये ऐसे इलाके हैं जहां पे आज भी रोड नहीं है सर, और क्या यानी चारपाई पे बीमार को उठाकर लाते हैं। मैं चाहूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से कि खासकर करना की तरफ खास हो जाके जरूरत है। अगर बेरोजगारी की बात की जाए सर, अगर बेरोजगारी की बात की जाए सर, मैंने आपको उसकी मिसाल भी बता दी। मेरे पास एक जरिया है सर, अगर इसके ऊपर गवर्नमेंट मेरी तवज्जो करेगी तो शायद हम उन बेरोजगार नौजवानों को उनके लिए जराए पैदा कर सकते हैं। टूरिज्म करना सर खूबसूरती से मालामाल है। करना को कुदरत ने यानी खूबसूरती से मालामाल करके रखा है। मैं चाहता हूं सर, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, अगर वहां पे केबल कार प्रोजेक्ट वहां पे लगाया जाए, तो मुझे लगता है वहां के जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं सर, तो उनको उससे बहुत फायदा मिल सकता है सर। करना की वहां सर हर पल हर यानी दौर में सर मुश्किल से दो चार रही। पहले गोलाबारी का शिकार रहे, उसके बाद जलजला हुआ था उसके शिकार हो गए, उसके बाद कोविड, और आज फिर पिछली बार जब ऑपरेशन संदूर हुआ सर, तो उसमें मेरे कई मकान तबाह हो गए। और जब उनकी रिलीफ की बारी आई, जब उनको पैसा देने की बारी आई, तो सर अभी तक मेरे कई ऐसे लोग हैं जिनके मकान तबाह हो चुके हैं, उनको अभी तक यानी कि रिलीफ नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि उनकी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट DC ऑफिस कुपवारा में पड़ी है सर, मैं चाहता हूं कि वो लिस्ट मंगाई जाए ताकि जितना जल्द हो सके सर उनको एक अच्छा रिलीफ पैकेज होना चाहिए ताकि वो अपना मकान बना सके। इसके अलावा सर, अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें सर, एजुकेशन सेक्टर में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जो पिछले 5-6 साल में
वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई थी, जितने भी मेरे पास हायर सेकेंडरी हाई स्कूल थे वो विदाउट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे साहब। तो इन्होंने वो फिल करके ये मुझे यानी शुक्रिया का मौका दिया इन्होंने, इसके लिए मैं इनका आभारी और शुक्रगुजार हूं सर। हॉस्पिटल में सर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है सर। इन्होंने वहां पे डायलिसिस मशीन, डॉक्टर, यूएससी मशीन, अगर इक्विपमेंट्स की बात की जाए सर तो मैं बिल्कुल तसल्ली बख्श हूं कि मैडम ने बहुत वहां पे तवज्जो दी है। लेकिन डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मैं चाहूंगा मोहतरमा मैडम से, सकीना जी से, कि वो डॉक्टरों को वहां पे जल्द से जल्द भेज सकें सर। इसके साथ साथ सर जो MDH के साथ जो हमारा NHM है सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सर, जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन से वहां पे सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन किए गए सर, और सैंक्शन करने के बाद सर वहां पे पोस्ट भी फिल की गई FMPIW की। लेकिन आज अगर उसका आपको ना कौन सब सेंटर्स की अगर आप लिस्ट मंगवाएंगे तो मेरे पास एक भी FMPIW नहीं है। वो मुझे नहीं पता सर है सर कि किस चैनल की मदद से वहां से उन्होंने रीएलोकेट करवा के अपनी पोस्ट वहां पे पोस्टें खाली और यहाँ पे आके कपारा में की, दूसरे इलाके में आकर सर्विस कर रही है। और NHM के सर ये नाम थे, अगर एक साल तक कोई भी ये पोस्ट सब सेंटर की खाली रहती है FMPIW की, तो उसका साल के बाद वो वाइंड अप हो जाती है सर। और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं सर कि उससे कितना मेरा नुकसान होगा सर। अब सर मैं यहां पे मैडम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि करना बॉर्डर इलाका होने के, मैडम अगर थोड़ा सा तवज्जो फरमाएंगे आप, तो जो बॉर्डर इलाका होने के नाते साथ जिस तरह कल इन्होंने उड़ी में एक ट्रामा इमरजेंसी सेंटर दिया, उसका मैं वेलकम करता हूं। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा कि सेम इसी किस्म का सर हॉस्पिटल, ट्रामा इमरजेंसी हॉस्पिटल सर अगर करनाल में भी दिया जाए तो मुझे लगता है, क्योंकि उसकी जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा है। साधना सर आज के मौसम में बिल्कुल लोग वहां पे मकीम होकर आ गए, बंद है। अगर वहां का फौज मदद ना करे सर तो मुझे लगता है हम 6 महीने वेली से कट ऑफ होकर जाते हैं सर। अब मैं सर बजट पे आना चाहूंगा सर। अभी बाकी है बजट? नहीं सर, ये तो अभी कंसेशन लेटर थे सर। ये थोड़ा बीजेपी थोड़ा कंसेस सर, ये आपकी रूलिंग भी है सर बजट की अगर बात की जाए सर, आप यकीन मानिए सर, जब बजट के बिल डॉक्यूमेंट को देखा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर नजर आया, जिसमें वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए, कोई प्यासा ना रह जाए। इस बजट डॉक्यूमेंट में सर, इस बजट में सर उस चीज को रिफ्लेक्शन उसकी नजर आ रही है सर। यानी उस गरीब को जो बेकास बेसहारा, उस यतीम के लिए जो मुरादें रखी गई हैं, उसके लिए मैं उमर साहब आपकी सोच को सलाम करता हूं। यानी वो दर्द जो इस बजट में नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। यानी 4000 उस यतीम के लिए स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में 75,000 करना उस यतीम बच्ची के लिए, उसमें मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जहां पे भी बार लगाया गया था सर, क्वालिफिकेशन बार सर, मिडिल पास 8वीं पास, उसको खत्म करके इन्होंने ये दिखा दिया कि वाकई ये कौम के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने अपने अपोजिशन पे बैठे मेंबरान से ये पूछना चाहता हूं, ये चीजें आपने 10 साल में क्यों नहीं की? लोग तो आप ही के थे, हुकूमत तो आप ही की थी, तो फिर ये चीजें क्यों नहीं देखने को मिली? इसके साथ साथ सर जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम, विडोज पेंशन स्कीम को बढ़ाया गया, एनहेंस किया गया, ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वो उन गरीबों से पूछो जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, और उनके लिए ये पॉलिसीज बनाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी पार्टी की सर। यहां पे मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का और ऑनरेबल गडकरी जी का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का अगर शुक्रिया अदा ना करूंगा तो शायद मुझे लगता है मैं ज्यादती करूंगा सर, कि उन्होंने
हमारी एक दरीना मांग सर, एक हमारी दरीना मांग सर, जो पिछले हम 40 साल से मांग रहे थे सर, साधना टनल का, यानी कि वो सेंक्शन की, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। क्योंकि सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। हमारे हजारों लोग वहां पे उस साधना की जद में आके सर, क्योंकि वहां पे स्लाइड आते तो कई लोग वहां, उन्होंने अपनी, हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। उसके अलावा सर जो हमें ST2 का दर्जा दिया गया, मैं उसके लिए भी यहाँ की हुकूमत का और सेंट्रल की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हाँ, ये हमारी दरीना मांग थी, हमें ST का स्टेटस देकर इन्होंने उन लोगों का हक अदा किया। क्योंकि सर अगर हिंदुस्तान में सबसे नेशनलिस्ट अगर कोई लोग है, अगर पेट्रियाटिक नेचर लोग हैं, वो कर्नाटक के साथ, क्योंकि उन्होंने वतन अजीज के लिए सर अपनी जान निछावर कर दी, अपनी जान यानी खत्म कर दी सर। हमें आज भी बताते अपने बुजुर्ग सर, बोले कंप्लीट कर। हमें आज भी हमारे बुजुर्गों की वसीयत है सर। वो कहते हैं कि जब 1965, 1971 और 75 का जंग हुआ सर, उसमें हमारे बुजुर्ग अपने अम्निशन को, अपने कंधों के ऊपर अम्निशन उठाकर अपनी फौज के साथ शाना बशाना रहे। 35 आदमी उस वक्त शहीद हुए। और बोलो कि नजीर मसूदी साहब की क़यादत में वहां पे पहुंचे तो 10 गांव जो उनके ज़ेर इंतजाम में थे, तो मेरे जो दादा थे सर, वो जलदार था गुलाम मुस्तफा मिर्चाद, तो वो उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये 10 गांव जो ये हिंदुस्तान कहता है। तो वो 10 गांव बाय कन्विक्शन मुल्क के साथ आए। लेकिन अगर तामीर व तरक्की की नजर में देखें सर, तो हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफी हुई है। कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है सर। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, फिर डेवलपमेंट के हिसाब से लोग क्यों नहीं उसको अपनाते हैं। अगर रोजगार की बात आती है तो उसमें क्यों नहीं अपनाया जाए। यहाँ पे सर मैं एक चीज सर, सोशल वेलफेयर की एक बात करना चाहूंगा सर। टाइम नहीं है। सोशल वेलफेयर में सर एक चीज जो हमारे लोग इसको कभी इसमें शक नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनको सब मुरादें मिल रही है। लेकिन सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है सर वहाँ पे, कि जो हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है उनको सर, यानी फिजिकली चैलेंज पर्सन को जो सर्टिफिकेट मिलता है सर, उसके लिए मेरे उन गरीब मुसाफिरों को वहां से करना से खुपारा आना पड़ता है। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। मैं चाहता हूं कि ये जो पावर्स है ये डेलीगेट किए जाए वहां के कंसर्न BMO को, क्योंकि पहले सर 10 साल पहले सर वहां पे ये पावर्स जो थे वो BMO के पास थे, और BMO वहां पे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए सर्टिफिकेट देते था, और उससे ये होता था सर कि उसकी डायरेक्ट मदद हो जाती थी। लेकिन पिछले इन 10 सालों में सर वो चीज डिसाइड करें BMO को, ताकि उन जो गरीब हैं, यानी हैंडीकैप लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहां से आना सर, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पे अपना वहां पे पैसा लगाना सर। मैं चाहता हूं कि उनको वहां पे ये सहूलत फराहम की जाए। उसके बाद मैं दूसरी हाँ मैं यहाँ पे सजाद साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इन्होंने रिजर्वेशन में हमारा बहुत पहाड़ी कौम के लिए काफी इन्होंने साथ दिया। जब ये सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे उसके लिए मैं आभारी हूँ। लेकिन एक चीज इनसे भी गिला है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठा तो इन्होंने हमारे साथ सर कम से कम 15 हल्कों को हमारे साथ पिछले डिलिमिटेशन कमीशन में लगाया। मैंने ये सोचा उस वक्त कि शायद इनके ये लोग लगने से शायद ये हमसे थोड़ा तामीर और तरक्की में आगे होंगे। लेकिन आप यकीन मानिए सर, मेरा आज भी एक गाँव है बुंडमल बंदजी उसको बोलते हैं सर, बिजली सड़क और पानी से महरूम है वो लोग। मेरे यहाँ पे भी सर कोई खेलने का मेरे पास ये प्ले ग्राउंड नहीं है। हेल्थ सेक्टर को अगर बात करेंगे, मैं कहता हूँ वर्स्ट कंडीशन है उनकी भी। लेकिन एक थोड़ा सा एहसास है यहाँ की कि इनको साधना एक बैरियर नहीं है बीच में। सजाद साहब ने तो ये सोचा था कि चलो मैं शायद उनको अपने साथ लगा के यहाँ चिन्ह निकालेंगे, लेकिन अलग कुछ और मंजूर था। लेकिन मैं एक बार फिर सजाद साहब का भी उस ST2 के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ साथ में मैडम सकीना जी से भी गुजारिश करूँगा जो हमें ST2 के साथ मुरादें हैं, जैसे हमें सर स्कीम सोशल वेलफेयर की स्कीम से जो ST2 को मिलनी चाहिए थी सर, मैं चाहूँगा कि मैडम उनके को भी लगा, जो भी हमारे स्कीम उनको लगा कर एक बार फिर। चलो थैंक यू वेरी मच। एक मिनट खैरो साहब तकरीर करेंगे। उसके बाद
हाँ फेरोज साहब बोलिए, इसके बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने हमें मौका दिया। मैं सबसे पहले जो वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट पेश किया उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। सही कहा जाहिद साहब ने कि आज वो दौर नजर आया, जो तरीका हमें, जो तालीम हमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने दी थी। आज इस बजट को जब हमने देखा, जिस तरह वो अपने दौर में निकल रहे थे और गरीबों के घर में देख रहे थे कि इनका घर में राशन है या कोई मसला मत है, उसी तरह आज बजट जब हमारे वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाया, उसी नजरिया को देख के कि आज उन गरीबों को जो मदद हुई है। स्पीकर साहब, हम जानते हैं, हम इलाके में जब जाते हैं, आज के इस मुश्किल दौर में एक गरीब का 2 वक्त की रोटी कमाना, घर चलाना कितना मुश्किल है। और उसमें जो वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ने उनको राहत दी, हर घर में, गरीबों के घर में जो फ्री राशन, जो बिजली फ्री, जो एजुकेशन फ्री, जो 6 गैस सिलेंडर फ्री, ये एक बहुत बड़ी राहत है जो हमने तोहफा दिया उन गरीब भाइयों को। जो हमारे मंशूर पे बार बार याद दिलाते हैं, चाहे पीडीपी हो या बीजेपी हो, इनको याद रखना चाहिए कि उनने लोगों से कौन से वादे किए थे। पीडीपी ने सबसे बड़ा वादा किया था कि हर घर में 2-2 नौकरी, गोली नहीं बोली हीलिंग टच। उसके बाद जो दूसरा वादा इनका था कि बीजेपी को रोकने के लिए हमें वोट दे दो। 1947 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन इन लोगों ने उनके साथ हाथ मिलाया और आज जो जम्मू कश्मीर में बर्बादी है, आज जो ये लोग परेशान है, न हमारा 370 रहा, न 35 से रहा, न स्टेट रहा, इसकी जिम्मेदार बीजेपी से ज्यादा ये लोग हैं, पीडीपी वाले। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि मुफ्ती साहब का ख्वाब, हम लोग सोचते थे कि ये ख्वाब कौन सा है, लेकिन ये वही ख्वाब था जो बीजेपी वाले 70 साल से देख रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर 370 हटाएंगे। वो ख्वाब पूरा किया तो महबूबा मुफ्ती और पीडीपी ने पूरा किया। इसी तरह जो बीजेपी वाले आज हम पे उंगलियां उठाते हैं, क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हर घर में 15-15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल? कहां गई वो नौकरियां? आज हमारे बच्चों के साथ एक तरफ कहते हैं कि यहाँ हालात ठीक हुए, एक तरफ हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, लेकिन जब हमारे बच्चे, हमारे शाल बेचने वाला आज हिंदुस्तान में जाता है, किसी दूसरे रियासत में जाता है, हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, उनको वहां टॉर्चर किया जाता है, नाम पूछकर उन पर हमला किया जाता है। कल जो मेरे भाई ने कहा, वो 16 साल का नौजवान लड़का जो दूध लाने के लिए और टॉफी लाने के लिए दुकान पे गया और वहां वो दुकानदार उठता, उसको बोला आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यह है। मैं बोला कहाँ रहते हो? बोला मैं कश्मीर में रहता हूँ। और वो दुकानदार लोहे की राड निकालता है और उसके सर पे मारता है। क्या बोलते हैं ये लोग? ये हमें सबक सिखाएंगे? ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इस जमात पे हाथ उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, जिसने इस कौम को मुफ्त जमीन दी, जिसने जमहूरियत दी, जिसने पहचान दिया, जिसने स्वराज दिया, जिसने दरगाह दिया, जिसने यूनिवर्सिटी दी, जिसने एजुकेशन दी, उस शेर कश्मीर पे ये लोग उंगलियां उठाते हैं। इन्होंने अपने दौर में क्या किया, इनको याद रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह आज हमने बजट पेश किया हमारे वजीर आला जनाब उमर साहब का, हर एक तबके को लेकर जो नुकसान हमारे बागात वालों को होता था, एग्रीकल्चर आज उसका इंश्योरेंस, हर एक जो हमारे दिलवेजर भाई, हम भी चाहते हैं उनका बहुत जल्दी वो रेगुलर हो जाए, उनकी जो मसला वो हल हो जाए, हमारी भी ये डिमांड है। लेकिन जो इस मुश्किल दौर में जिस तरह ये बजट पेश किया गया, मैं सल्यूट करता हूं अपने उमर अब्दुल्ला साहब को, वही नजरिया जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नजरिया जो उन्होंने सिखाया। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ मसले हैं, मैं वजीर आला जनाब उमर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैंने इसको इसके पहले भी बताया था, एक डीओ भी दिया था। हमारे 2 इलाके हैं स्पीकर साहब, एक थ्रिसल और एक द्यूसर। वो काफी टाइम से लड़ रहे थे कि हमारे इलाके को बैकवर्ड करा दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब पीडीपी की सरकार बनी, उन्होंने उनको बैकवर्ड के बजाय टाउन दे दिया। और तब से लेके इतने सालों में वो लोग लड़ रहे कि यहाँ से टाउन को हटाया जाए। इसके बाद मैंने वजीर आला जनाब साहब से बात की,
चाहे वो द्यूसर हो या फ्रिसल हो, दोनों जगह से टाउन को हटाया जाए और जो उनकी पुरानी डिमांड है उस पर उनको लाया जाए। अगर फिलहाल हम इस यूटी में उनको बैकवर्ड नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल को पंचायत के दोनों ला जाए ताकि उनकी वो डिमांड है वो पूरी हो जाए। उसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, मेरा कोंड एक एरिया है जहां पे वासरनाग है। मैं चाहता हूं कि वजीर आला जनाब वराज साहब ने कहा कि हम टूरिज्म के बारे में कुछ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ एरियो को और ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो वासरनाग है कोंड में पड़ता है, बहुत खूबसूरत इलाका है, उसको भी टूरिज्म के नक्शे में लाया जाए। इसके अलावा हमारे द्यूसर में जो कोंड से लोग आते हैं, द्यूसर से आते हैं, इनको कोंड से आके पहले द्यूसर से आके कुलगाम और कुलगाम से आकर डेढ़पुरा जाना पड़ता है अगर उनको कोई रजिस्ट्रेशन करनी हो। तो मैं सरकार इससे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक आप नए यूनिट खोलेंगे, लेकिन 2 दिन एसडीएम साहब को द्यूसर में रखा जाए ताकि उन लोगों के जो मसले हैं वो वहां पे हल हो जाएंगे। चुरट में हमारी वाटर सप्लाई स्कीम की बहुत ज्यादा डिमांड है, वहाँ लोग परेशान है, पिछले 30 साल से वो लड़ रहे हैं। वहाँ पानी की बहुत ज्यादा मसला है, पिछली दफा वहाँ बहुत लोग बीमार भी पड़े थे और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो बहुत जल्दी वहाँ का जो उनकी डिमांड है वो हल होना चाहिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर अपनी सरकार को, जो हमने वादे किए थे, हमने 10 वादे जो बड़े थे वो पूरे किए। उसमें जो सबसे बड़ा वादा हमारा था, जो हमने स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया। इसके अलावा मैं मैडम सकीना नैतू साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मुश्किल दौर में जो भी वादे हमने किए थे, जिस डिपार्टमेंट जिनके पास इनका चार्ज है, चाहे इसमें नवंबर दिसंबर सेशन हो, वो दोबारा हमने वापस किया जम्मू कश्मीर में, और वहाँ लोग खुश है। आज बच्चों ने एग्जाम दिया, आज दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जो मैडम सकीना नैतू साहिबा ने पूरा किया है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन को हमने बढ़ाया। इसके अलावा हमने दरबार मुँह का वादा पूरा किया है। इसके अलावा फ्री बस हमारी माँ बहनों के लिए वो वादा हमने पूरा किया है। चाहे हमारी गरीब बहनों की शादी के लिए 50 से 75 हजार रुपया और उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो खत्म किया। ये मैडम सकीना नैतू साहिबा का बड़ा काम है। इस सरकार ने अगर एक ही साल में इतने वादे पूरे किए, आप लोग बताएं, आज बीजेपी को 11-12 साल हुए, अभी 15 लाख किसी अकाउंट में नहीं आए, अभी 2-2 करोड़ नौकरियां कहीं नहीं आए। लेकिन हमारी सरकार ने एक ही साल में अगर इतने वादे पूरे किए, और आने वाले 4 साल में इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार एक वादा पूरा करके और फिर जाएंगे लोगों के सामने और दोबारा मैंडेट लेकर लोगों की खिदमत करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है, इसने मुझे डा बंगल दिया है दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी पहले साल में 16 नए रोड उठे, चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे नाबार्ड के तहत उठाओ, 16 नए रोड में जिनमें टेंडर हुआ, जिनमें काम स्टार्ट किया है। ये तरक्की है। डा बंगल मिला हमें। हमारे हॉस्पिटलों की बुरी हालत थी। जब मैं हॉस्पिटल दूसर में गया, जब मैंने वहां हालत देखी, मैं मैडम सकीना नैतू साहिबा के पास गया और उसने मुझे फौरन मदद की और उस हॉस्पिटल को हमने नए तरीके से बनाया, जिसकी इनाग्रेशन मैडम सकीना नैतू साहिबा ने किया। आज वहां अस्पताल फंक्शन है, लेकिन कुछ कम अभी भी काम करने की जरूरत है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है अपने वजीर आला जनाब अब्दुल्ला साहब का, जो हमने लोगों से वादे किए वो भी पूरे होंगे। और दोबारा लोगों के पास जाकर पीडीपी वालों से ये गुजारिश है, जो बाहर बोल रहे, पहले अपने अंदर झांक के देखिए। इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद आप लोगों ने किया। हमारे नौजवान जो बेरोजगार है, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया। विजय कुमार जी कहाँ है? ऑनरेबल स्पीकर सर, 2 तारीख को यहाँ पर सेशन शुरू हुआ था, आज 9 तारीख है जी। इन 8 दिनों में मेरा ना तो कोई क्वेश्चन लगा, और आज आपने एक मौका फाइम किया मेरे को बोलने का। मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ। गवर्नर के एड्रेस पर भी मेरा नाम भेजा गया था पर मौका नहीं मिला। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथी बोल रहे, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं जे चूंकि बजट सेशन पर चर्चा हो रही, उस पर अपने विचार रखने हैं। असेंबली में आने से पहले जो एक मन में एक जो विचार रहता था कि जहां जो एक डिस्कशन होती है, बड़ी हेल्दी डिस्कशन होती है, जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग इस डिस्कशन को देखते हैं। और जिस प्रकार से हमारा यहाँ पर प्रदर्शन रहता है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। एटलीस्ट आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड द वे वी बिहेव इन द सदन। ये कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ।
I agree with you. मेरे से पहले मेरे पार्टी के जो सीनियर मेंबर्स हैं, दूसरे मेरे साथी थे, बजट पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं उसको इंडोर्स करता हूँ और मैं नहीं चाहता मैं उसको दोबारा रिपीट करूँ। मैं चंद एक बातें मैं रखना चाहूँगा। उसके पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कोई मैं नहीं समझता कोई सरकार का कोई पैसा लगता है, और ऐसे इश्यूज हैं पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश को वो हिट करते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं। पिछली दफा जब सेशन हुआ था मैंने कहा था कि ये जो इलीगल कटिंग हो रही है पेड़ों की, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एक दिन में 22 ट्रक, मेरे पास उसका वो था वीडियो फिल्म थी, मेरे बॉर्डर से होकर पाकिस्तान जाते हैं, वो सारी पाकिस्तानी पंजाब को जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो क्षेत्र है विधानसभा का उसी से पेड़ कटाई हो रही है, पूरे इलाके से होकर ये पंजाब को जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका ऐसा मूल्य बड़ा अच्छा मिलता है। अब जिस प्रकार का ये मौसम का मिजाज आपने देखा है पिछले दिनों, जितने बड़े स्तर पर ये बारिश हुई, बाढ़ आई, इतना तबाही का मंजर देखा, इसमें जो अवैध कटाई है पेड़ों की बहुत बड़ा इसका वो। मैं समझता हूँ आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं इनका भी ये कंसर्न होना चाहिए। मगर मेरे को ये देखकर बड़ा अफसोस होता है जब इस प्रकार का इशू भी मैं जहाँ पर उठाता हूँ, जिस प्रकार का वांछित सहयोग इस अवैध कटाई पर या डिफॉरेस्टेशन पर मेरे जो साथी मेंबर्स हैं, चाहे उस तरफ से या इस तरफ से हों, सबका कॉमन इशू है, वो नहीं मिलता मेरे को सहयोग नहीं मिलता। आने वाले समय में जो मैं जिस बात से मैं चिंतित रहता हूँ वो याद रखिए, आने वाले 5-10 सालों में जिस प्रकार मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी इतनी पड़ेगी, जो हमारे बुजुर्ग होंगे, हमारे बच्चे होंगे जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, उससे बचना मुश्किल होगा। तो ये इस प्रकार का जो इशू है, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को ये निर्देश हैं कि ये जो ठीक है, जो एक पेड़ है जिसकी उम्र हो चुकी है उसको काटना है, वो सारे पेड़ हैं, उसका प्रोसीजर है, अप्लाई कीजिए। पर 10 पेड़ों की आप परमिशन लेके 100 पेड़ कटे जा रहे हैं, ये सचमुच ऐसा हो रहा है, इसको कृपा रोकिए। अगर अपनी जो नस्ल है, आने वाली नस्ल है, उनको बचाना तो बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार का इस पर बजट में मैं नहीं समझता कोई बड़ा सब्सटेंशियली कुछ कहा या कोई फंड जिस पर रखे हैं, वो जो भी हमारे पास स्टाफ है, जितना जो भी डिपार्टमेंट्स कंसर्न है, वो इस पर पर्याप्त है। एक बिल पावर की जरूरत है। इसी के साथ जुड़ा मुद्दा है दूसरा, करप्शन का। मैंने पहले बोला देर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर द करप्शन, क्योंकि ये जो इलीगल फैलिंग हो रही है ट्रीज की, डिफॉरेस्टेशन, इसमें करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा हाथ है। तो करप्शन के कंसर्निंग मैंने कोई लफ्ज आज तक नहीं सुना है। और हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था कि जितना बजट ऊपर से सेंटर से नीचे आता है, 90% उसका जो हिस्सा है वो करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इस पर भी कुछ कीजिए, बिल पावर दिखाइए। अपनी सरकार की जो बिल पावर है करप्शन के कंसर्निंग का जो भी है वो दिखाइए। तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैं सुनता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में होते, पहले सेशन लगता था जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो जहाँ पर बैठते, और आज की तारीख में जब मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठते, तो एज इफ दे आर शोइंग लीस्ट कंसर्न फॉर दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी लेजिस्लेटर्स। हाउस का चाहे कोई एहतराम नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी बैड। इट शुड बी प्योर, और ये इसका जो सिस्टम है उसके मुताबिक चलना चाहिए। मेरे बहुत सारे साथी ने बोला, जिस प्रकार से मैं 5-7 दिन से ये सारा सुन रहा हूँ, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स, चाहे वो रूलिंग पार्टी से थे, चाहे वो इससे अपोजिशन से, नहीं सर, इसके इंडिपेंडेंट थे। हमारे एक साथी बोले थे, मैं जहाँ डार साहब बैठे हैं, जावेद राणा जी बैठे हैं, सतीश जी बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी बैठे हैं, मैडम स्कीना जी बैठी हैं,
सबका शुक्रगुजार मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ दिया है। पर मैं भी मैडम स्कीना जी का एक बहुत बड़ी, मैडम स्कीना जी थोड़ा ध्यान देंगी अगर तो मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर मुझे ये पता नहीं है कि आप मेरे को मौका क्यों नहीं फराहम कर रही हैं कि कम से कम आपका भी एहतराम है, मन में बहुत बड़ा एहतराम है। मैं 3 बार आपके ऑफिस में मिला, 32 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है डॉक्टर्स की। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी भर्ती है 9 पोस्टें हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, ये राजीव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ पर आता है। सर 4 मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पर नहीं है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आपका जो हमारा अल्ट्रासाउंड का यूनिट है वो 2 महीने से खराब पड़ा है। ये जो दूसरा रहता है वो भी खराब, सारे यूनिट्स खराब पड़े हैं। 3 PSC 4 NTPSC, एक भी डॉक्टर नहीं है। ये तो हालात है सर। 21 डॉक्टर का मैंने 4-5 डॉक्टर मान लिए। मैं अभी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ उनसे, मेरे से क्या खाता होगी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, उन्होंने क्या गुनाह किया कि उनका जब अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि मैडम ने बड़ी मेहरबानी की, हम पर भी थोड़ी नजर इनायत कीजिए। मैं आपका भी शुक्रिया करूँगा, हर तरीके से करूँगा। तो सर ये शुरुआत में क्या हो गई, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्चुअल मीटिंग ली थी, 30-30 करोड़ रुपया हर कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया था। हर साथी ने 10-10, 15-15 प्रोजेक्ट्स दिए थे। सर काइंडली इस पर थोड़ा गौर फरमाएं। ऑनरेबल स्पीकर सर थोड़ा गौर फरमाएंगे। हर साथी ने 10-10, 15 प्रोजेक्ट दिए थे। मैंने दो प्रोजेक्ट दिए जो मैंने अपने साथियों से सलाह करके इस नतीजे पर पहुंचा कि ये 2 प्रोजेक्ट सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है। एक मेरा हॉस्पिटल था और दूसरा था मेरा मिनी सेक्रेटरीट का। हॉस्पिटल में सर मैंने 30 करोड़ में से 12 करोड़ दिया, इसलिए पिछले 20-25 साल से एक भी पैसा नहीं लगा। OPD ऐसी वहाँ कम्प्लेक्स में चल रहा है जहाँ उसको ऑलरेडी अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। डॉक्टर्स तो नहीं है, ये फिजिशियन है। 18 करोड़ रुपया मैंने दिया उसके लिए। 9 ऑफिस जो है मेरे 8-10 किलोमीटर के रेडियस में है, उसका वहाँ 2 मिनी सेक्टर दिए गए हैं। और इस पर मैं दोबारा वाक़ा साबित हुआ हूँ, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी होते तो उनसे जरूर ये निवेदन करता, पूछता कि आखिर हमें बताइए, मैं बॉर्डर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 25 किलोमीटर बॉर्डर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, कुर्गों में कहीं नहीं है। बॉर्डर के हालात क्या है इस पर जाने की जरूरत नहीं है। सर इस प्रकार का जब रहेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। जो मैं इसका आपको सेहत का बताया, पानी की क्या समस्या सर आपके उसमें पढ़ा था, मैंने सुना था कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फैसिलिटी एट एवरी डोर स्टेप। है क्या वास्तव जिस भी गाँव या 200 के लगभग गाँव है, जब पुरानी पाइपें थी तो पानी ऑलमोस्ट पहुँच रहा था। ये जल जीवन मिशन आया, पाइपें बिछाई गई हैं, गलियाँ तोड़ दी गई हैं, उसको दोबारा रिपेयर नहीं किया, मैक्सिमम फंडी हो गई, ऊपर से पैसा नहीं आ रहा। मैंने जैसे पता किया कि 10% जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट ने देना होता है। मेरे ख्याल में 10% या 5% भी ये शेयर दे देंगे, कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। पानी की समस्या बहुत सारी हद हो जाएगी। इस प्रकार का ये जो है अभी रहा सर, इसका बिजली का क्या है सर, ठीक है सरकार ने कहा है 200 यूनिट बिजली देनी है। 40 साल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना लगा है। कंडक्टर्स एक स्टैंड होता है 2 खंभों के बीच में, 10 जगह उसको टांकियाँ लगे हैं। पिछले 2 साल में 3 आदमी मर गए। तारें जब टूट के ऊपर पड़ती हैं, तारें जब खेतों से निकल गई तो बंदे का हाथ से लगता है उसके ऊपर, जब वो घास पाकर 3 आदमी की मौत हुई। सर सरकार की कहाँ है, कहाँ हमारे लोगों के लिए सरकार है? इस प्रकार की स्थिति है सर, तो इस पर बहुत कुछ करना बाकी है सर। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सरकार से आपके माध्यम से कि कम से कम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो प्रोवाइड कीजिए। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, हालांकि सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये एक जनरल बजट है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक तो होना चाहिए था, उसको भी छोड़िए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रोविंस वाइज इस पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स की होती, प्रोजेक्ट के लेवल की डेवलपमेंट उसके पैसे मखसूस किए होते हैं, तो मैं समझता कि इसमें हमें भी बेनिफिट मिलता। कहाँ ठहरे हैं सर, कहाँ पर है? लोगों ने चुना है, जहाँ भेजा है किस लिए भेजा है? फिर वो कई बार सोचकर ये लगता है यार हम कहाँ हैं, लोगों को क्या जवाब दें?
क्या करें सर, इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा मैं सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं अपनी लिमिटेशन समझता हूँ सर। सरकार ने कहा है कि डेली वेजेस जो है हमारे जिस भी डिपार्टमेंट्स में लगे फेज बाय इनको रेगुलाइज करेंगे। ये NRHM के एम्प्लॉइज़ हैं, SRO 202 के एम्प्लॉइज़ हैं जो 30 जून 2015 को लगे थे सर। दो उनकी जो वो इंक्रीमेंट्स है वो मिलनी चाहिए, जो पे नाबली दूर होनी चाहिए, जो फेज मैनर में रेगुलाइज करना है। आप अगर देखेंगे हमारा जम्मू और कश्मीर जो है, यहाँ के हमारे दोनों खित्ते के जो एम्प्लॉइज़ हैं डेली वेजेस हैं सर, B क्लास सिटी है। B क्लास सिटी का जो दिल्ली में जो सेंटर में जो इसका जो मिनिमम वेजेज एक्ट है उसके आधे भी नहीं उठाते। कम से कम हाफ दी टाइमिंग इनको जो है उसके एट पार तो लाइए, ये बहुत ही जरूरी करना है सर। और RDSS इसमें सारी एक स्कीम है, मैं आपको बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ये कंप्लीट है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 270 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कंसर्न आदमी उसमें से लिया कोर्ट से, आर्गूमेंट्स हो गए हैं एंड जजमेंट इज रिजर्व्ड सिंस 23 सिंस 2 ईयर बैक। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, इसको फॉलो कीजिए, इसको परस्यू कीजिए, तो कम से कम जजमेंट डिलीवर होगी। मैं समझता हूँ हमारा बिजली का कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, मेरी काउंसिल सारे का सारा, आपको पता जब कंडक्टर टूटे हैं इसकी जो ट्रांसमिशन में इतनी वेस्टेज होती है, और बाकी वे बिल्कुल ठीक हो गया सर। पर आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग इट सो विगरसली एज इट शुड हैव बीन। इसको बड़ा, जो बिजली मंत्री तो मुख्यमंत्री चले गए हैं, तो इसको सर बड़ी शिद्दत से करने की जरूरत है। तो मैं आई एम गोइंग टू कंक्लूड सर। एक बात, बहुत सारी बातें रह जाएंगी, चलो जब मौका मिलेगा आपके माध्यम से। देखिए सर, जहाँ हम बैठते हैं, कश्मीर के लोग हैं या जहाँ के लोग हैं, जहाँ के लोग हैं, लहू सबका लाल है। माँ बाप को जो दर्द होता है, बहनों भाइयों को जो दर्द होता है एक आने, तो सबको महसूस होता है। तो CM साहब ने कहा था, मैंने जहाँ सुना था उन्होंने रिश्ता जो जहाँ से होना चाहिए, दिल सा होना चाहिए। मैं, मेरे जो साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे साथी जो चैनल से बैठे हैं, हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, कब से जहाँ से माइग्रेट हो गए, किन हालात में के ऊपर चर्चा नहीं, दिखाइए दिल, दिखाइए वक्त है। अमर साहब, मैं इनका बड़ा कह सकते हैं, मैं इनका बड़ा एक बहुत ही इनकी इज्जत करता हूँ। उनका जो एक जंग है, एनर्जेटिक है, जो उनकी सोच है, तो दिखाइए जहाँ आपके साथी जितने भी है उनको लाइए। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सेंटर में बनी है, आपकी क्या है, उनको लाने में क्या दिक्कत है। आप अगर चाहें, मेरे जहाँ के जो साथी हैं, जो रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर ये चाहें तो मैं समझता हूँ जो मेरे कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी पंडित भाई हैं, वो जहाँ कर बच सकते हैं। और जो एक नई शुरुआत होगी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, एक नई शुरुआत होगी, अच्छी शुरुआत होगी, और एक शांतिपूर्ण जीने के लिए एक दूसरे को एक बहुत बड़ा से सहारा संबल मिलेगा। बहुत सारी बातें थी कहने के लिए, आपने मेरे को मौका दिया, मैं आपका पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। अल्ताफ साहब आप कुछ कहना चाहते थे? शुक्रिया स्पीकर साहब। मुख्तसर, आप चेयर पे नहीं थे, आप चेयरमैन साहब थे, मुबारक गुल साहब चेयर पे थे। तो यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबर हाउस की तौहीन करते हैं, इस हाउस का ढगरम खराब करके माइक अंदर लाते हैं, माइक वहीद परा साहब। तो जो ही हमने क्वेश्चन रेज किया तो उसने आगा मुंतजर के जेब में वो माइक डाल दी। तो मैं चाहता हूं सर आपकी वसादत से इस ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। व्हाई ही इज यूजिंग माइक इनसाइड द असेंबली हाउस के अंदर माइक कैसे इस्तेमाल करना है। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल मेंबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे नाम के साथ कोई ऑनरेबल न लिखे तो हमें ऑब्जेक्शन होगी। हम ऑनरेबल हैं, और ऑनरेबल होते हुए अगर ये हम बचपना करेंगे, मुझे लगता है कि हम अपनी डिग्निटी को कम कर रहे हैं। जेब में छुपा के माइक लाना मेरे हिसाब से ये इस इखलाक में ये दर्ज लगता है। इट शुड नॉट हैपन। जिस चीज़ को आप छुपा कर लाते हैं वो चीज़ ज़रूर खराब होती है, वो सही नहीं होती। छुपाना, ऐप को ही छुपाते हैं ना, ऐप को छुपा के
और यहाँ लाएंगे। आई टेक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिस ऑफ दिस। आई विल सुनो मेरी, आप पहले मेरी बात सुनो। अच्छी बात नहीं है अगर मैं माइक को इजाजत दे दूं, यहाँ हर एक माइक साथ लाएगा तो यहाँ डेकोरम आपका क्या होगा? ये प्रेस किसके लिए? प्रेस तो कन्वे कर रहा है लोगों को यार, ग्रेटफुल टू सुबह आते हैं, हमारे से पहले आते हैं और करते हैं अपने मकदूर के मुताबिक रिपोर्टिंग। यहाँ से हमने गुजारिश उनको की फेयरफुली करना चाहिए, कर रहे हैं। उसके बावजूद हम माइक छुपा के यहाँ लाए। अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि आप मुझे मेंबरों की तलाशी करनी चाहिए? अगर मेंबर्स की मैं तलाशी ले लूँगे गेट पर, आपको कैसे महसूस होगा? क्या महसूस होगा? दिस इज वेरी सैड, वेरी सैड। मैं अपने सेक्रेटरी को कहता हूँ कि उसको एग्जामिन करे और रूल्स के मुताबिक जो भी इस सिलसिले में हमें कार्रवाई करनी होगी हम कार्रवाई जरूर करेंगे। ऑनरेबल मेंबर साहब ने जो इल्जाम लगाया सर, ये बिल्कुल गलत है सर। उनको बिल्कुल एक मिनट बात करने तो नहीं दी। उनके कोर्ट पे इस जैसा एक लगा था सर, वो उसको ऐसे देख रहे थे और इनको लगा कि वो माइक है सर, बाकी ऐसा कुछ है नहीं सर। तो जो मेरा भाषण यहाँ किसी ऑनरेबल मेंबर का भाषण होगा, लेक्चर होगा यहाँ पे, उसको भी आप एग्जामिन करिए। वही फराज साहब ने जो यहाँ पे बोला उसको भी एग्जामिन करिए, फिर देखे हम तहकीकात करेंगे। मैं सारी चीज की तहकीकात करता हूँ, ऐसा मैं तहकीकात करता हूँ, कोई बात नहीं। तहकीकात मैंने कहा तहकीकात करेंगे हम, और तहकीकात के बाद नहीं, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। हमारी नोटिस में एक बात आई, कोई बात है, तशरीफ रखिए। नहीं आप समझाइए ना, आप तशरीफ रखिए। देखिए, देखो फयाज साहब, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड इनडिफेंसिबल। हाँ, तशरीफ रखिए। अच्छा तशरीफ रखिए। मैंने अभी सजा नहीं सुनाई। आप तशरीफ रखिए ना, आप तशरीफ रखिए। फिर पेशेंस रखिए। हाँ बस होने दीजिए एग्जाम, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा सही है। हाँ मैडम ठीक है। तो इतना क्यों आप घबरा? अच्छा इफ्तिकार साहब हैं यहाँ, इफ्तिकार साहब एक बात, इस पर अब बहस मत करो। मेरा कंसर्न ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि एक ऑनरेबल मेंबर उस तरफ से भी जो है हर किसी को टोकते हैं बीच में। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिए, मेहरबानी। अगर किसी पार्टी का कोई विप है, डिप्टी विप है, क्या है क्या नहीं है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो देखे अपनी पार्टी का टाइम किस मेंबर को कितना देना क्या है, लेकिन वो दूसरे मेंबरान ऑनरेबल मेंबर्स के जो स्पीच होते हैं उसके बीच में टोका टोकी जो कहते हैं, ये भी सही नहीं है। आप इस चीज का भी नोटिस ले लीजिए। अच्छा अदरवाइज हमें भी मजबूर ना करें कि हम भी हंगामा आ रहे हैं। कोई बात नहीं। आप बोलिए, इफ्तिकार साहब बोलिए। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यहाँ सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने एक पीपल फ्रेंडली बजट पेश किया। जो लास्ट ये सरकार का दूसरा बजट था, जो वेलफेयर स्कीम्स उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज में पिछले बजट में रखी थी, उनको कैरी ऑन करके कुछ नए प्रोविजंस रखे गए। इस बजट में स्टूडेंट्स का ख्याल रखा गया, यूथ का ख्याल रखा गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ख्याल रखा गया, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में इंश्योरेंस की बात की गई, और सबसे बड़ी बात जो मुलाजिम हार्ड जोन में काम करते थे, दूर दराज इलाके में काम करते थे, उनको इंसेंटिव देने का काम किया गया। जहां फ्री बस सर्विस महिलाओं को पहले दी गई थी, उसके साथ हैंडीकैप को भी ये दी गई। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, बिलखसूस उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं और बिलखसूस सकीना इट्टू मैडम का कि उन्होंने जीएमसी रजौरी के लिए जो कैथ लैब के लिए पैसे मखसूस किए, उसके लिए मैं पीर पंजाल रीजन की तरफ से बिलखसूस रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है, तो उसके लिए जो आपने कैथ लैब के लिए पैसे दिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एमरजेंसी एंड एक्सीडेंट हॉस्पिटल पुंछ में उन्होंने अनाउंस किया, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस
सरकार ने बॉर्डर एरिया के लिए दिया, उसके लिए भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं। और बिलखसूस उन्होंने पूंछ के लिए कहा है, तो मैं सरकार से डिमांड करूंगा कि रजौरी भी जो वो भी बॉर्डर एरिया है, वहां भी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होनी चाहिए। स्पीकर सर, कल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हादसा हो गया, एक नौजवान की मौत होगी, पहले एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसको एयरलिफ्ट करना था। सरकार ने यहाँ से चॉपर की व्यवस्था की, लेकिन एयर एम्बुलेंस ना होने की वजह से उसको हमने एम्बुलेंस में यहाँ लाना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी वफात होगी। तो मैं सरकार से कहूँगा कि जितने भी दूर दराज के एरियाज हैं, चाहे वो पीर पंजाल खित्ता है, चाहे वो चनाब वैली है, इन एरियाज के लिए एयर एम्बुलेंस हो, ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उसको एयरलिफ्ट किया जाए। सर, सरकार ने जहां अच्छी एक शुरुआत की है, वही हमारा जो बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की, जो कंट्रेक्चुअल कैजुअल लेबर, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनको बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा कि कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और फेज मैनर में, जिस तरीके से मैडम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे सीपी वर्कर रेगुलराइज किए हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी और जितने भी हमारे आरजी मुलाजिम हैं उनको पक्का करने की कोशिश करेंगे। सर, इसमें मैं सरकार का ध्यान एक तरफ लाना चाहता हूं। हमें यूटी की सौगात तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें थी वो हमसे छीन ली। जिस तरीके से हमारे एमटीएस एम्प्लॉइज़ हैं, एमटीएस एम्प्लॉइज़ की सैलरी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में कम है और दिल्ली में जो यूटी है उसकी ज़्यादा है। उसके बाद आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, एनएचएम के मुलाजमीन है, वाटर टेस्टिंग लैब एम्प्लॉइज़ हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, उसके बाद म्यूनसिपल कौंसिल में जो एम्प्लॉइज़ हैं, सीजनल टीचर्स का ऑर्डर हुआ है। मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि 6 महीने से 9 महीने आपने उनका किया, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैडम यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। एनवाईसी को हम सिर्फ आज के दौर में 2000 रुपया देते हैं, तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट की वायलेशन है। एटलीस्ट उनका वेजेस बढ़ाने चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैंपा वर्कर हैं, उनकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए। सीआरसी कंट्रेक्चुअल वर्कर जो हैं सीआरसी के हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी भी सैलरी बढ़ानी चाहिए।